उस दिन मेरे पिता की बरसी थी। मैं पिता के लिए कुछ भी करना नहीं चाहता था। शायद मुझे अपने पिता से घृणा थी। यह आश्चर्य की बात नहीं। सत्य है, मैं घर से बिल्कुल कट गया था। वह मेरे पिता ही थे जिन्होंने मुझे घर से कटने पर मजबूर कर दिया था। नीरा से मेरा प्रेम विवाह हुआ था, मेरे बच्चे हुए। परंतु मैंने घर से उन अवसरों पर भी कोई संपर्क नहीं रखा। लेकिन मेरे पिता की पुण्यतिथि मनाने के लिए नीरा कुछ अधिक ही उत्साह से सब कुछ कर रही थी। मुझे लगता था कि शायद इस उत्साह के पीछे माँ है। मैं सुबह से ही तटस्थ सा सब देख रहा था। बाहर के कमरे में पिता की तस्वीर लग गई थी। फूलों की एक बड़ी माला भी झूल रही थी। मुझे लगता था कि मेरी देह में सहस्त्रों सुइयां सी चुभ रही है। नीरा मुझे हर बार समझाती थी, बड़े बड़े होते हैं, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। नीरा ने एक छोटा सा आयोजन कर रखा था। पंडित पुरोहित का नहीं, स्वजन परिजनों का। साहस मेरे कानों में नीरा का स्वर गूंजा, यह मेरी माँ है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं अपनी सास के साथ हूँ। बातें उड़ उड़ कर मेरे कानों में पड़ रही थी। हंसी खुशी का कोलाहल गूंज रहा था। मैं माँ की सिकुड़ी सिमटी आकृति को देखता रहा। माँ कितनी सहजता से मेरी गृहस्थी में रच बस गई थी। मैं नीरा की इच्छा जाने बिना ही माँ को जबरन साथ ले आया था। साथ क्या ले आया था, मुझे लाना पड़ा था। कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं था। राजू व रमेश विदेश में बस गए थे। पिता की मृत्यु पर वह शोक संवेदनाएं भेजकर निश्चिंत हो गए थे। रीना, इला और राधा आई थी। मैं श्राद्ध के दिन अकेला ही गांव पहुंचा था। नीरा नहीं आई थी। मैंने जोर नहीं दिया था। शायद मैं भी यही चाहता था। जब मेरे हृदय में मृत पिता के लिए स्नेह जैसी कोई चीज ही नहीं थी, तो नीरा के हृदय की उदासीनता समझी जा सकती थी। मेरी दोनों बेटियां माँ के पास रह गई थी। परिवार के दूसरे बच्चे भी सच्चाई को पहचान गए थे। लोगों की देखा देखी जब वह बहुत छोटी थी तो दादा दादी की बातें पूछा करती थी। मैं पता नहीं क्यों दादा दादी जैसे शब्दों के प्रति ही असहिष्णुता हो गया था। दादी शब्द मेरे मानस पर दहशत से अधिक घृणा ही पैदा करता था। मेरे बचपन की एक दादी थी, किंतु कहानियाँ वाली, स्नेह देने वाली दादी नहीं, हुकूमत करने वाली दादी। मुझे ही नहीं, मेरी माँ को छोटी छोटी बात पर चिमटे से पीटने वाली दादी मैं अब भी नहीं समझ पाता हूँ। मेरी माँ का दोष क्या था? मेरा घर मध्यवर्गीय बिहारी घर था। सुबह होती कलह से रात होती कलह से। मेरी पिता का कायरपन मुझे बचपन से ही उद्दंड बनाता गया। मेरी एक परित्यक्ता बुआ थी, अम्मा से भी बड़ी बुआ। हर मामले में हम लोगों से छोटी मानी जाती थी। खाने पहनने घूमने में उनका हिस्सा हम लोगों जैसे ही होता था, किंतु उनकी प्रतिस्पर्धा अम्मा से रहती थी। सौतन सी वह हर चीज में अम्मा का अधिक से अधिक हिस्सा छीनने की कोशिश करती थी। बुआ दादी की साह पर कूदा करती थी। दादी और बुआ रानियों की तरह आराम से बैठी रहती थी। हुकूमत करना उनका अधिकार था। मेरी माँ दासी से भी गहरी बीती अवस्था में खटकती रहती थी। पिता बिस्तर से उठते ही दादी के पास चले जाते। दादी उन्हें जाने क्या कहती, क्या सुनाती कि पिता अम्मा पर बरस पड़ते। एक रोज अम्मा पर उठे पिता के हाथ को कसकर
उमेड़ते हुए मैंने कहा था, खबरदार जो मेरी माँ पर हाथ उठाया। पहले तो पिता ठगे से रह गए थे, फिर एकाएक उबल पड़े थे। लेकिन मैं डरा नहीं था। अब तो हमारा घर एक खुला अखाड़ा बन गया था। दादी मुझसे डरती थी। मेरे दिल में किसी पके घाव को छूने सी वेदना दादी को देखने मात्र पर होती। मैं दादी को देखना तक नहीं चाहता था। मैं सोचा करता, बड़ा होकर मैं अच्छी नौकरी कर लूंगा, फिर अम्मा को अपने पास रखूंगा। रहेंगी दादी और बुआ पिता के पास। उनका बढ़ता अंतराल मेरे अंतर्मन में घृणा को बढ़ाता गया। मेरी अम्मा कमजोर होकर टूटती चली गई। उस दिन वह घर स्नेह विहीन हो जाएगा, ऐसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अम्मा सारे कामों को निपटाकर सो गई थी। राधा उनकी छाती से चिपटी दूध पी रही थी। मैं बगल के कमरे में पढ़ रहा था। दादी का हुक्म हुआ, जरा चाय बनाना। कोई उत्तर नहीं मिला। वैसे भी अम्मा तो कभी उत्तर दिया ही नहीं करती थी। 10 मिनट बाद दादी के स्वर में गर्मी बढ़ गई। चाय जो नहीं मिली थी। दादी जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी। अम्मा की चुप्पी उनके क्रोध को बढ़ा रही थी। भला सवेरे सवेरे कहीं सोया जाता है। कब से गला फाड़ रही हूँ एक कप चाय के लिए, मगर वह राज रानी है कि सोई पड़ी है। और फिर एक से बढ़कर एक कोसने का सिलसिला। मैं पढ़ाई छोड़कर बाहर आ गया। अम्मा को झकझोरती दादी एकाएक चीख उठी। मैं दरवाजा पकड़कर खड़ा रह गया। सारे काम निपटाकर निर्जला अम्मा प्राण त्याग चुकी थी। दादी ने झट अपना मुखौटा बदला। हाय लक्ष्मी, हाय रानी, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? दादी छाती पीट पीट कर रो रही थी। बुआ चीख रही थी। मेरे भाई बहन मुझसे सहमे सिमटे चिपक गए थे। अम्मा की दूध विहीन छाती चपाती राधा को यत्न से अलग कर मैं रो पड़ा था। दादी हर आने जाने वाले को रो रो कर कथा सुनाती। पिता भी रोए थे। अम्मा के अभाव ने घर को घर नहीं रहने दिया। बुआ कोई काम करती नहीं थी। आदत ही नहीं थी पिता को। थोड़ी कमाई में एक बावर्ची रखना संभव नहीं था। वैसे भी कोई ऐसा नौकर तो बहू के सिवा मिल ही नहीं सकता था, जो बिना बोले बिना खाए खटता रहे। समय से पूर्व ही रीना को बड़ा मानना पड़ा। देखते देखते अम्मा की मृत्यु को 6 माह बीत गए। दादी रोज रोज पिता के नए रिश्ते की बात करती। 1 से 2 रिश्तेदारों ने दबी दबी ज़बान से मेरी शादी की चर्चा की। लड़का यमयपसी कर रहा है, इसी की शादी कर दी जाए। पर मेरे कायर पिता ने माँ की आज्ञा मानने का बहाना करके मुझसे भी छोटी उम्र की लड़की से ब्याह कर लिया। मेरा मन विद्रोह कर उठा। लेकिन उस लड़की लगने वाली औरत में क्या था, नहीं समझ पाया। वह बड़ी सहजता से हम सब की माँ बन गई। हमने भी उसे माँ स्वीकार कर लिया। मुझे दादी के साथ साथ पिता से भी तीव्र घृणा होने लगती जब मेरी नज़र नई माँ पर पड़ती। क्या लड़कियों के लिए विवाह हो जाना ही जीवन की सार्थकता होती है? हर बार मैं अपने मन से पूछा करता। माँ के मायके में कोई नहीं था। विधवा माँ ने 10वीं कक्षा में पढ़ती बेटी का कन्यादान करके निश्चिंतता की सांस ली थी। मेरी दूसरी माँ भी मेरी अम्मा की तरह ही बिना कोई
प्रतिवाद किए सारे अत्याचार सह लेती थी। अम्मा की मृत्यु के बाद घर से मेरा संबंध न के बराबर रह गया था। पहली बार नई माँ के अधर खुले जब रीना के ब्याह की बात उठी। वह अड़ गई, विवाह नहीं होता तो मत हो, लड़की पढ़कर नौकरी करेगी, ऐसे वैसे के गले नहीं मढ़ूंगी। पिता सिर पटक कर रह गए। दादी ने व्यंग बाण छोड़े, लेकिन माँ शांत रही। मैं योग्य आदमी से बेटी का ब्याह करूंगी। माँ की जिद और हम सबका सम्मिलित परिश्रम था कि अब सारा घर सुखी है। हम सभी भाई बहन पढ़ लिख कर अपनी अपनी जगह सुख आनंद से थे। नई माँ ही थी वह सूत्र जिसने पिता के मरने के बाद मुझे गांव खींचा था। दादी मरी, बुआ मरी, पिता के बुलावे आए, पर मैं गांव नहीं आया। पता नहीं कैसी भी तृष्णा से मन भर गया था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। पिता के श्राद्ध के दिन घर पहुंचा था। भरे घर में माँ एक कोने में सहमी सिकुड़ी रंग उड़ी तस्वीर जैसी बैठी थी। पूरे 10 साल बाद मैं गांव आया था। उन 10 सालों ने माँ से जाने क्या क्या छीन लिया था। पिता ने कुछ भी तो नहीं छोड़ा था उनके लिए। हर आदमी मुझे समझा रहा था, अपना तो कोई नहीं है, एक तुम ही हो। माँ की सहमी आंखें तनी मुद्रा मुझे आश्वस्त कर रही थी। मोहन, घबराओ नहीं, मुझे कुछ साल ही तो और जीना है, मेहनत मजदूरी करके जी लूंगी। समीप्य ने माँ की सारी निस्वार्थ सेवाएं याद दिलाई। जन्म नहीं दिया तो क्या, स्नेह तो दिया था, भरपूर स्नेह की गरमाई जिसने छोटी से बड़ा करके हमें सुंदर घर बनाने में सहारा दिया था। पता नहीं किस झोंके में माँ के प्रतिवाद के बाद भी मैं उन्हें अपने साथ ले आया था। नीरा क्या समझेगी, क्या कहेगी, माँ से उसकी निभेगी या नहीं, यह सब सोच सोच कर मन डर रहा था। कभी कभी अपनी भावुकता पर खींचा भी था। हालांकि विश्वास था कि मेरी माँ दादी नहीं हो सकती है। अब 1 साल पूरा हो रहा था। माँ ने बड़ी कुशलता से नीरा ही नहीं मेरी बेटियों का मन भी जीत लिया था। शुरू शुरू में कुछ दिन अनकहे तनाव में बीते थे। माँ के आने से पहले ही आया जा चुकी थी, नई आया नहीं मिल रही थी। नौकरों का तो जैसे अकाल पड़ गया था। नीरा सुबह 9 बजे दफ्तर जाती और शाम को थकी हारी लौटती। अक्सर अत्यधिक थकान के कारण हम आपस में ठीक से बात नहीं कर पाते थे। माँ क्या आई, एक स्नेहपूर्ण घर बन गया। बेचारी नीरा आया के नहीं रहने पर परेशान हो जाती थी। माँ ने नीरा का बोझ बांट लिया। माँ को काम करते देखकर नीरा लज्जित हो जाती। माँ घर का काम ही नहीं करती बल्कि नीरा के व्यक्तिगत काम भी कर देती। कभी साड़ी इस्त्री कर देती, कभी बटन टाँक देती। माँ, आप यह सब क्यों करती है? क्या हुआ बेटी, तुम भी तो सारा दिन खटती रहती हो। मैं खाली बैठी रहती हूँ, मन भी लग जाता है। कोई तुम पर एहसान थोड़े ही करती हूँ, ये काम मेरे ही तो हैं। नीरा कृतज्ञ हो जाती। माँ, आप पहले क्यों नहीं आई? गले लिपट कर लाड से नीरा पूछती। माँ हंस देती। नीरा माँ का कल ख्याल नहीं रहती थी। वह बुनाई मशीन खरीद लाई थी। मेरे नाराज होने पर हंसकर बोली, माँ का मन भी लगेगा,
और उनमें आर्थिक निर्भरता भी आएगी। मैं अतीत की भूल भुलैया से वर्तमान में लौटता। नीरा का अंग अंग पुलक रहा था। वह माँ के स्नेह व सेवा तथा नीरा के अभिजात्य और संप्रति अनुराग का सौरभ था, जो मेरे घर आंगन को महका रहा था। कैसे बहुओं की सासों से नहीं पड़ती, क्या सासें केवल बुरी ही होती है। लेकिन मेरी माँ जैसी सास कम होती है, जो बहू की कठिनाइयों को समझती है, घाव पर मरहम लगाती है और लुटाती है निछल स्नेह। रात शुरू हो रही थी। नीरा थकी सी आराम कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन आदतन बातों का सूत काट रही थी। मेरी दोनों बेटियां दादी की देह पर झूल रही थी। दादी जी, आज कौन सी कहानी सुनाओगी जो मेरी राज दुलारी कहेंगी। मैंने माँ को देखा, कैसी शांत, निस्तंद व बच्चों की अनवरत बातों में मुस्कुराती उनकी लच्छियाँ सुलझा रही थी। मुझे लग रहा था कि वह मेरी सौतेली नहीं, मेरी सगी माँ है। उम्र में बड़ा होकर भी मैं बौना होने लगा था। मैंने नीरा को माँ के सामने ही कुर्सी से उठा लिया। लो, संभालो अपनी इस राज दुलारी को, इसे भी कोई कहानी सुना दो। यह कब से मेरा सिर खा रही है अम्मा। सिर में भेजा हो तब तो खाऊं ना। नीरा मुस्कुरा दी। माँ की दूध धुली खिलखिलाहट ने हमारा साथ दिया। देखते ही देखते हंसी की घुंघरुओं की झनकार से मेरा घर आंगन गूंज उठा।